सुकुमार कुरूप 47 साल से फरार है। उसने अपने जैसे दिखने वाले एक व्यक्ति की हत्या करके अपनी मौत का नाटक किया था। उसका कथित इरादा बीमा धोखाधड़ी करना था। समय के साथ हत्या और गायब होने की घटना ने उसे एक पहेली बना दिया है। इतने सालों के बाद भी यह गुलफुकरन मध्य पूर्व में काम करने वाला व्यक्ति और उसका अपराध लोगों की कल्पना को झकझोरता रहता है। उसके बारे में अभी भी कहानियां लिखी जा रही हैं और शीर्ष अभिनेताओं ने उसे स्क्रीन पर निभाया है। 21 जनवरी 1984 की आधी रात के आसपास 30 वर्षीय केजे चाको अलाप्पुझा में हरी टॉकीज के बाहर काली चाय की चुस्की ले रहे थे। तभी हथियारों ने उन्हें देख लिया। चाको एक फिल्म प्रतिनिधि थे और टॉकीज में फिल्म की रीलें देने आए थे। उस रात बाद में जो कुछ हुआ उसे देखते हुए फिल्म का नाम संयोगवश रखा गया केनी द ट्रैप। हरी टॉकीज के तत्कालीन मालिक के श्री कुमार के बेटे के श्री कुमार याद करते हैं, मैं आधी रात तक चाको के साथ था। दूसरे शो के बाद हम दोनों ने चाय पी। मैंने उनसे यहीं रहने और सुबह चले जाने को कहा था, लेकिन उन्होंने अपनी गर्भवती पत्नी को अगली सुबह चर्च की दावत में ले जाने का वादा किया था। चाय के बाद मैंने उन्हें अलविदा कहा और थिएटर के अंदर चला गया। मैंने उन्हें फिर कभी नहीं देखा। श्री कुमार के जाने के बाद चाको अकेले खड़े रहे, किसी बस का इंतजार करते हुए जो उन्हें घर ले जाए। जल्द ही एक काली एम्बेसडर कार रुकी और उन्हें लिफ्ट देने की पेशकश की। उस रात KLQ 7831 2 बार उनके पास से गुजरी थी, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया था। कार में 3 लोग थे। सुकुमार कुरूप के वफादार ड्राइवर पोनप्पन, उनकी पत्नी की बहन के पति भास्कर पिल्लई और शाहू अब्बू धाबी में कुरूप की कंपनी में अटेंडेंट। तीनों ने कथित तौर पर बीमा राशि में से कुछ हिस्सा पाने के लिए कुरूप की मदद करने पर सहमति जताई थी। चाको ने कृतज्ञता पूर्वक लिफ्ट स्वीकार की और पिल्लई और शाहू के साथ पीछे की सीट पर बैठ गए। कुरूप ने एक दूसरी कार KLY 5959 में उनका पीछा किया। कुरूप को जर्मनी में हुए एक बीमा घोटाले से प्रेरणा मिली थी। अपराधी ने अपनी मौत का नाटक किया और उसके नामित व्यक्ति ने पैसे वसूल लिए। कुरूप के अबू धाबी से केरल जाने से ठीक पहले उन्होंने 3,116 दिरहम लगभग 30 लाख रुपए की बीमा पॉलिसी ली थी, जो 1980 के दशक में एक बड़ी रकम थी। उनकी पत्नी, एक नर्स और 2 बच्चे अभी भी अमीरात में थे। कुरूप ने शुरू में शवगृह से किसी हमशक्ल की लाश लूटने की योजना बनाई थी। जब यह योजना विफल हो गई तो चारों ने कब्रों को लूटने की योजना बनाई। हत्या योजना सी थी। कई दिनों से हमशक्ल की तलाश कर रहे थे। तभी उन्होंने चाको को हरी टॉकीज के बाहर देखा। कार में पिल्लई और शाहू ने चाको को जहरीली शराब पिलाई और गला घोंटकर मार डाला। फिर वे पिल्लई के घर चेरियानाडु में स्मिता भवन गए। वहां उन्होंने शव से कपड़े, शादी की अंगूठी और घड़ी उतार ली, उसे कुरूप के कपड़े पहनाए और उसका चेहरा जला दिया। फिर उन्होंने शव को KLY 5959 की डिक्की में रख दिया। इसके बाद दोनों गाड़ियां पास के कोल्ला काडावू की ओर चल पड़ी, जो अचैनकोविल नदी के किनारे बसा एक सुंदर गांव है। दुर्घटना के लिए चुनी गई जगह नदी के किनारे एक धान का खेत था। इस खेत को अब चाकोपाडम चाको फील्ड के नाम से जाना जाता है। घटना स्थल पर शव को KLQ 7831 की ड्राइवर सीट पर रखा गया और उस पर 10 लीटर पेट्रोल छिड़का गया। फिर कार को खेत में धकेल दिया गया और आग लगा दी गई। कार पर पेट्रोल डालते समय गिरोह ने कुछ पेट्रोल गिरा दिया था। कार से निकली आग फैलकर गिरे हुए ईंधन पर पहुंच गई, जिससे पिल्लई के हाथ जल गए। चारों आग बुझाने के लिए बगल के खेत में कूद गए और फिर भाग गए। इस अफरा तफरी में वे अपने दस्ताने और एक रबर की चप्पल वहीं छोड़ गए। 22 जनवरी 1984 को सुबह सुबह मावेलिक्कारा पुलिस को जलती हुई कार की सूचना मिली। सर्किल इंस्पेक्टर M हरिदास और उनकी टीम सुबह 5 बजे घटना स्थल पर पहुंची। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वे एक ऐसे अपराध स्थल पर जा रहे हैं जो उन्हें जीवन भर परेशान करेगा। कार पूरी तरह जल चुकी थी और पहिए के पीछे एक जला हुआ शव पड़ा था। भीड़ में मौजूद स्थानीय निवासियों ने हमें बताया कि कार सुकुमार कुरूप नामक एक NRI की थी। हरिदास कहते हैं, उनकी टीम को घटनास्थल से दस्ताने, एक माचिस और एक पेट्रोल का डिब्बा भी मिला। दस्तानों पर जलने के निशान थे और कुछ बाल भी चिपके हुए थे। उन्हें घटनास्थल से भागते हुए पैरों के निशान भी मिले। मावेलिक्कारा पुलिस स्टेशन में केस फाइल 2284 खोली गई। हरिदास कहते हैं, मुझे शुरू से ही कुछ गड़बड़ की गंध आ रही थी। जिन
पुलिस कर्मियों को कुरूप के परिवार को मौत के बारे में सूचित करने के लिए भेजा गया था। उन्होंने वापस आकर मुझे रिश्तेदारों की निष्क्रिय प्रतिक्रिया के बारे में बताया। हैरान होकर उन्होंने फिर से 2 पुलिस कर्मियों को पिल्लई के घर भेजा। कुरूप हर बार खाड़ी से लौटने पर पिल्लई के घर पर रुकते थे, आंशिक रूप से मातृसत्तात्मक व्यवस्था के कारण और आंशिक रूप से उनके परिवार द्वारा एक गरीब पृष्ठभूमि की लड़की से उनके विवाह को अस्वीकार करने के कारण। उन्होंने पिल्लई की पत्नी को चिकन करी पकाते हुए पाया। एक रिश्तेदार की मृत्यु के तुरंत बाद केरल के पारंपरिक हिंदू घर में ऐसा करना अकल्पनीय था। इसके बाद उन्होंने जो किया वह केस में एक अहम मोड़ साबित हुआ। पोस्टमार्टम की मांग करते हुए हरिदास ने मृतक के नाम के आगे लिखा, एक आदमी जिसका नाम सुकुमार कुरूप बताया जा रहा है। इससे पोस्टमार्टम करने वाले पुलिस सर्जन डॉ. बी. उमादथन की जिज्ञासा बढ़ गई। उनकी जांच से यह पुष्टि हुई कि मृतक की हत्या कर उसे जला दिया गया था, क्योंकि उसके श्वसन मार्ग में कोयले या राख का कोई निशान नहीं था। पाचन तंत्र में शराब और एथिल अल्कोहल की मौजूदगी ने रहस्य को और बढ़ा दिया। इसके अलावा पोस्टमार्टम के दौरान शव से कोई अंगूठी या घड़ी बरामद नहीं हुई, जो कुरूप जैसे अमीर एनआरआई के लिए असामान्य बात है। इसके बाद हरिदास ने पिल्लई को पूछताछ के लिए मावेलिक्कारा पुलिस स्टेशन बुलाया। पिल्लई ने हरिदास को बताया कि कुरूप के खाड़ी में कई दुश्मन हैं और उनमें से किसी ने उसे मार दिया होगा। पुलिस स्टेशन में अपने दौरे के दौरान पिल्लई ने पूरी बाजू की शर्ट पहन रखी थी। 1980 के दशक में केरल में यह असामान्य था। उत्सुकतावश हरिदास ने पिल्लई से अपनी बाजू ऊपर करने को कहा, जिसे उसने अनिच्छा से किया। उसकी कोहनी पर जलने के निशान थे, जो 24 घंटे से ज्यादा पुराने नहीं थे। आगे की जांच करने पर पुलिस को उसके दाहिने पैर पर जलने के निशान मिले। उसकी भौहें भी झुलसी हुई थीं। पिल्लई ने कबूल किया कि उसने कुरूप को इसलिए मारा क्योंकि उसने खाड़ी में उसे नौकरी दिलाने का वादा पूरा नहीं किया था। हरिदास ने इस कहानी पर यकीन नहीं किया। वह और अधिक जानकारी जुटाने के लिए सीधे पिल्लई के घर गया। तभी उसे पता चला कि कुरूप के पास 2 कारें थीं। KLY 5959 एकदम नई थीं। हरिदास को आश्चर्य हुआ कि आग की रात कुरूप ने पुरानी कार क्यों चलाई थी। हरिदास ने पोर्च पर कुछ जले हुए बाल देखे। तथ्य यह है कि कुरूप का ड्राइवर पोनप्पन गायब था, जिससे रहस्य और गहरा हो गया। 3 जनवरी 1984 को हरिदास को कुरूप के दूर के रिश्तेदार का फोन आया। फोन करने वाले ने अधिकारी को बताया कि शव सुकुमार कुरूप का नहीं है और उसे यह जानकारी ड्राइवर पोनप्पन से मिली थी। पोनप्पन ने उन्हें बताया कि कुरूप को गाड़ी चलाते समय उसने गलती से एक अजनबी को टक्कर मार दी थी और उन्होंने उसका शव जला दिया। पोनप्पन ने कथित तौर पर यह भी कहा कि उसने कुरूप को अलुवा अल्पुजा से 70 किमी से अधिक में छोड़ दिया था। हरिदास कहते हैं, मुझे कहानी के पहले हिस्से पर यकीन था, लेकिन दूसरा हिस्सा सही नहीं था। जांच अधिकारियों ने अपना ध्यान वापस उस व्यक्ति पर केंद्रित किया जो पिल्लई के पास था। आगे की पूछताछ में पिल्लई ने खुलासा किया कि कुरूप के पास अलाप्पुझा शहर में एक आलीशान घर बनाने के लिए पैसे नहीं थे। पिल्लई ने बताया कि उसने सबसे पहले अपनी योजना बाकी 3 लोगों को ड्रिंक्स के दौरान बताई। उन्होंने कहा कि पोन्नप्पन, जो शुरू में अनिच्छुक था, को उनके साथ शामिल होने के लिए मजबूर किया गया। चारों ने अपनी योजनाओं को अंतिम रूप देने के लिए 21 जनवरी 1984 को अलाप्पुझा के कल्पकवाड़ी रेस्तरां में मुलाकात की थी। पिल्लई ने यह भी विस्तार से बताया कि उन्होंने पीड़ित को कैसे पाया और उसकी हत्या कैसे की गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि पीड़ित कौन था। शाहू, पोनप्पन और कुरूप को खोजने के लिए पुलिस की टीमें भेजी गईं। हरिदास की टीम त्रिवेंद्रम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गई और शाहू के विवरण के लिए हजारों एम्बार्केशन कार्डों की छानबीन की। उन्हें पता चला कि कुरूप ने शाहू का कार्ड भरा था क्योंकि वह अनपढ़ था। मावेलिक्कारा के सर्किल इंस्पेक्टर KJ देवसिया ने शाहू को त्रिशूर जिले के तटीय इलाके चावक्कड़ से पकड़ा। वह कोच्चि के रास्ते खाड़ी जाने के लिए अपना सामान पैक कर रहा था। पोन्नप्पन को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि जांचकर्ताओं को कुरूप के साथ ऐसी किस्मत नहीं मिली। कायमकुलम के तत्कालीन सर्किल इंस्पेक्टर जयप्रकाश कहते हैं, वह बाल बाल बच गया। जब हमने अलंकार लॉज के मालिक को फोटो दिखाई तो अलुआ में उसने कुरूप को पहचान लिया और कहा कि वह अभी अभी निकला है। कुरूप को 72 घंटे की बढ़त मिली थी, एक ऐसा फायदा जिसने उसे 37 साल तक पुलिस से बचने में मदद की। 27 जनवरी 1984 को हरिदास की श्री कुमार से मुलाकात हुई,
जो चाको के लापता होने की शिकायत दर्ज कराने आए थे। श्री कुमार कहते हैं, जब चाको अगले कुछ दिनों तक थिएटर में वापस नहीं आए तो मुझे चिंता हुई और मैं उनके घर गया। चाको के परिवार को कुछ भी असामान्य नहीं लगा, क्योंकि चाको अपने काम के सिलसिले में बहुत यात्रा करते थे और कई दिनों तक घर से बाहर रहते थे। लेकिन मुझे पता था कि चाको उस रात घर जा रहे थे। उनकी हत्या हो गई और मैंने उनसे पुलिस में शिकायत दर्ज कराने को कहा। खेत में मिले शव को तब तक दफना दिया गया था। 1 फरवरी को शव को दूसरी बार पोस्टमार्टम के लिए निकाला गया। सुप्रीम पोजीशन देश में इसका इस्तेमाल करने वाले पहले मामलों में से एक नामक तकनीक का इस्तेमाल करके यह पुष्टि की गई कि शव चाको का था। उस दिन सुकुमार कृप हत्याकांड का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर चाको हत्याकांड कर दिया गया। आरोप पत्र में पिल्लई और पोन्नप्पन को हत्या, आपराधिक साजिश और सबूत नष्ट करने के आरोप में पहले और दूसरे आरोपी के रूप में नामित किया गया था। शाहू, जिसे शुरू में आरोपियों में से एक के रूप में आरोपित किया गया था, पुलिस का गवाह बन गया। सत्र न्यायालय ने पिल्लई और पोन्नप्पन को दोषी पाया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पुलिस का मानना था कि कृप और पिल्लई की पत्नियां इस योजना में शामिल थीं, इसलिए उन्हें तीसरा और चौथा आरोपी बनाया गया। चूंकि पुलिस अभी भी कृप का पीछा कर रही थी, इसलिए उसका नाम आरोप पत्र में नहीं था। कृप 1980 के दशक के एक आदर्श गल्फुकारन थे। उन्हें फिजूल खर्ची करना बहुत पसंद था, जिससे रिश्तेदारों और पड़ोसियों के बीच सद्भावना बनी रहती थी। वह अल्पुझा के एक प्रतिष्ठित परिवार से थे, जिनके मातृ और पितृ दोनों पक्षों में मजबूत राजनीतिक संबंध थे। कुछ ऐसा जिसने कथित तौर पर जांच के शुरुआती दिनों में उन्हें फायदा पहुंचाया। कृप का अतीत संदिग्ध था, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उसने एक बार पहले भी अपनी मौत का नाटक किया था। अपने प्री डिग्री कोर्स कक्षा 12 के बराबर के बाद उसने भारतीय सेना चिकित्सा कोर में कुछ समय के लिए काम किया था, लेकिन वह भाग गया और उस अधिकारी को रिश्वत दी जिसे उसे खोजने के लिए नियुक्त किया गया था, ताकि वह गोपाल कृष्ण पिल्लई, उस समय उसका आधिकारिक नाम, की मौत की रिपोर्ट लिख सके। बाद में उसने सुकुमार कृप के नाम से पासपोर्ट लिया और खाड़ी के लिए रवाना हो गया। केरल पुलिस के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक कारागार अलेक्जेंडर जैकब कहते हैं, अपनी खुद की मौत का नाटक करना आसान काम नहीं है। वह इस घटना को गुप्त रखने में कामयाब रहा। यह उसकी चतुराई को दर्शाता है। पुणे में सेना में रहने के दौरान कृप को सरसम्मा से प्यार हो गया था। सरसम्मा वहां प्रशिक्षु नर्स थी। कृप के परिवार की जानकारी या अनुमति के बिना दोनों ने मुंबई के माटुंगा में एक मंदिर में शादी कर ली। शादी के तुरंत बाद उन्होंने सेना छोड़ दी और खाड़ी चले गए। वे सरसम्मा को भी अपने साथ ले गए और उन्हें नर्स की नौकरी मिल गई। कृप से शादी के बाद सरसम्मा का परिवार गरीबी से बाहर आ गया, एक ऐसी बात जिसने पिल्लई को उनके प्रति वफादार बना दिया था। अलुआ से कृप पहले चेन्नई गया, फिर भूटान गया और फिर अंडमान गया। वहां से वह भोपाल आया। पुलिस इन सभी जगहों पर पहुंची, लेकिन पता चला कि वह पुलिस को चकमा देकर भाग निकला था। सेवानिवृत्त पुलिस अधीक्षक जॉर्ज जोसेफ, जो इस मामले की जांच करने वाली विशेष जांच टीम SIT का हिस्सा थे, कहते हैं 4 अंडरकवर पुलिसकर्मी 8 साल तक कृप के घर के आसपास रहे, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। जोसेफ के अनुसार पुलिस को हर दिन देश के अलग अलग हिस्सों से हजारों टेलीग्राम मिलते थे, जिनमें कृप के देखे जाने की सूचना दी जाती थी। वे कहते हैं, इस मामले ने हर आम आदमी को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने पड़ोसियों से बदला लेने के लिए भी कृप के नाम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कृप ने हत्या के 1 महीने बाद फरवरी 1984 में किसी समय अपने घर का दौरा किया था, लेकिन उन्होंने एक बार फिर पुलिस को चकमा दे दिया। इससे पूरे राज्य में भारी हंगामा हुआ और सरकार को एक SIT गठित करने पर मजबूर होना पड़ा। सेवानिवृत्त पुलिस अधीक्षक हैरिस जेवियर, जो SIT का हिस्सा थे, का मानना है कि कृप भाग नहीं सकता था, लेकिन कुछ राजनीतिक मदद के बिना भाग सकता था। वे कहते हैं, उसके उच्च अधिकारियों से संबंध थे और इससे उसे भागने में मदद मिली। गुप्त सूचना के बाद पुलिस ने पूरे देश में उसकी तलाश की, लेकिन इतने सालों में उन्हें सिर्फ उसके देखे जाने के सबूत ही मिले। 1990 में कृप को भगोड़ा घोषित कर दिया गया। चाको हत्याकांड एक ऐसा मामला है जिसमें केरल सरकार ने अधिकतम यात्रा भत्ता स्वीकृत किया है,
जिसकी जांच देश के सभी राज्यों और लास वेगास सहित विदेशों तक फैली हुई है। संदिग्धों के तौर पर अलग अलग समय पर 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यहां तक कि इंटरपोल ने भी कुछ लोगों को संदिग्ध के तौर पर गिरफ्तार किया है, लेकिन सभी को छोड़ दिया गया। क्रुप के जीवन के बारे में षड्यंत्र के सिद्धांत बहुत हैं। सबसे लोकप्रिय यह था कि वह नेपाल में एक भिक्षु बन गया था। एक और कहानी यह थी कि वह नेपाल से खाड़ी भाग गया था। जब क्रुप के छोटे बेटे सुनीत पिल्लई की शादी 2010 में पथानामथिट्टा जिले के थिरुवल्ला में श्री वल्लभ मंदिर में हुई तो उसे श्री सुकुमार पिल्लई का बेटा बताया गया, जिसमें स्वर्गीय शब्द नहीं था। एक और कहानी यह है कि क्रुप ने इस्लाम धर्म अपना लिया है और सऊदी अरब की एक मस्जिद में रह रहा है। लेकिन जोसेफ जोर देकर कहते हैं कि कुरूप, जिन्हें हृदय संबंधी गंभीर समस्याएं थीं, अब तक मर चुके होंगे। वे कहते हैं क्रूप को 1989 में बिहार के धनबाद के जिला अस्पताल में देखा गया था। उन्हें हृदय संबंधी गंभीर समस्याओं के कारण भर्ती कराया गया था। उनका नाम PS जोशी बताया गया था और वे 50 वर्ष के थे। एक मलयाली नर्स को उन पर संदेह था। उसने उनसे उनके मूल घर के बारे में पूछा। वे अगले ही दिन अपने मेडिकल रिकॉर्ड के साथ गायब हो गए। उसी व्यक्ति को ओडिशा, पश्चिम बंगाल और असम सहित 9 राज्यों में देखा गया है। उन्हें आखिरी बार जनवरी 1990 में नारायणपुर, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में देखा गया था। वे वहां से भी गायब हो गए। डॉक्टरों ने हमें बताया कि वे 1 सप्ताह से अधिक जीवित नहीं रह पाएंगे क्योंकि उनकी हालत बहुत गंभीर थी। देश भर में कई हत्याएं हुई हैं, जिन्हें कुरूप के अपराध से जोड़कर देखा जा रहा है। नवंबर 2020 में तमिलनाडु के एक वकील E.T. राजावेल और उनकी पत्नी मोहना को दिसंबर 2011 में अम्मा साई नाम की महिला की हत्या के लिए दोहरी उम्र कैद की सजा मिली थी। हत्या की साजिश मोहना की मौत को फर्जी बनाने के लिए रची गई थी, जो ओडिशा में धोखाधड़ी के आरोपों का सामना कर रही थी। क्रुप मामले से प्रेरित पहली फिल्म NH-47 चाको की हत्या के कुछ महीनों के भीतर ही रिलीज हुई थी। मास्टर फिल्म मेकर अदूर गोपाल कृष्णन की फिल्म पिनेयम 2016 की कहानी इस घटना से मिलती जुलती है। अदूर ने किसी भी तरह के संबंध से इनकार किया है। सूची में नवीनतम फिल्म कुरूप है, जो दुलकर सलमान अभिनीत एक बहुभाषी फिल्म है, जिसके मई में सिनेमा घरों में रिलीज होने की उम्मीद है। चाको की पत्नी संथम्मा, जो अपने पति की मृत्यु के समय 6 महीने की गर्भवती थी, ने चाको के हत्यारों को माफ कर दिया है। हमें नहीं पता कि वह जीवित है या मर चुका है। हालांकि हम क्रुप और इसमें शामिल अन्य लोगों को माफ करते हैं। वह कहती हैं, पिल्लई ने द्वीप से मिलने से इनकार कर दिया। वह अभी भी अपने बेटे और परिवार के साथ अलपुझा जिले के पुलियोर में रह रहे हैं। पोन्नप्पन ने जेल की सजा काटने के तुरंत बाद आत्महत्या कर ली। शाहू खाड़ी में वापस चले गए और अभी भी वहीं काम कर रहे हैं। सरसम्मा और पिल्लई की पत्नी दोनों बहनें को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। सरसम्मा ने अबू धाबी में नर्स के रूप में अपनी नौकरी खो दी और समुदाय द्वारा बहिष्कृत कर दिया गया। वह पुलियूर में एकांत जीवन जी रही है। क्रुप को भगोड़ा घोषित किए जाने के बाद सरकार ने उनके परिवार की संपत्ति जब्त कर ली थी। क्रुप के सबसे छोटे बेटे सुनीत कहते हैं, हम बहुत दयनीय स्थिति में रहते थे। क्या उन्हें अपने पिता की कोई याद है? वे कहते हैं, जब यह घटना हुई तब मैं बहुत छोटा था, मुझे कुछ भी याद नहीं है। चाको के बेटे जितिन, जिन्होंने अपने पिता को कभी नहीं देखा, अभी भी पूरे मामले को लेकर गुस्से में हैं। वे कहते हैं, मेरी मां ने कुरूप को माफ कर दिया होगा, लेकिन मैं नहीं करूंगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें उम्मीद है कि कुरूप पकड़ा जाएगा, तो जितिन कहते हैं कि मामले का इतिहास उन्हें आशावादी नहीं बनाता। वे आगे कहते हैं, मेरे पिता मुझे एक बार भी पकड़ नहीं पाए। मेरी मां अभी तक उस सदमे से उबर नहीं पाई हैं। एक आदमी के लालच ने कई परिवारों को बर्बाद कर दिया है। मैं चाहता हूं कि उसे गिरफ्तार किया जाए। इन सभी बिखरी हुई चीजों के बीच क्रुप का बंगला, जिसके लिए उसने चाको की हत्या की और कई अन्य लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी, अकेला और परित्यक्त खड़ा है, एक दोषी गवाह की तरह। उम्मीद है दोस्तों, ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर हां तो कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। धन्यवाद।